नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी, और लिखेगा 19 अक्टूबर वर्ष 2010 को, 19 अक्टूबर, डेट याद रखिएगा बेटा, 19 अक्टूबर वर्ष 2010 को एनजीटी की स्थापना की गई, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एनजीटी। एनजीटी की स्थापना की गई, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एनजीटी, एनजीटी की स्थापना की गई, स्थापना की गई। लिखेगा इस एनजीटी अधिनियम के अंतर्गत, इस एनजीटी अधिनियम के अंतर्गत लाइव क्लास में ऐप चला गया नहीं आ रहा मेरे पास, तो लाइव चलते चलते चला गया, लाइव चलिए पर दिखा दीजिए, ना कोई रेड लाइट नहीं, आप दिखा दीजिए। चलिए क्या लिखा, इस अधिनियम के अंतर्गत या एनजीटी के अंतर्गत, दोबारा बताएं, 18, मैंने क्या लिखवाया है, नहीं 18 और 19 दोनों, मैंने 19 नहीं, 18 नहीं बेटा, 19 ही होगा ना, एनजीटी 18 19 नहीं, 18 नहीं होगा बेटा, 19 होगा, 19 ही होगा, ठीक है। लिखेगा नेक्स्ट, इसी में लिखे इस अधिकरण या इसके अंतर्गत पर्यावरण और वनों के संरक्षण के लिए, पर्यावरण और वनों के संरक्षण के लिए, सुनवाई की व्यवस्था की गई है। सुनवाई तो समझ रहे हैं ना, सुनवाई की व्यवस्था की गई है। सुनवाई की व्यवस्था की गई है। लिखेगा इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, इसका हेडक्वार्टर इज इन न्यू दिल्ली, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली न्यू दिल्ली में है। इसके अलावा भोपाल, पुणे, कोलकाता, भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में भी, चेन्नई में भी इसके क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए गए हैं। इसके रीजनल ऑफिस, इसके क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए गए हैं। इसके क्षेत्रीय कार्यालय, इसके रीजनल ऑफिस स्थापित किए गए हैं। इसके क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए गए हैं, ठीक है। एक बार फिर फोकस कीजिए, 4 क्वेश्चन बैक टू बैक आप लोग मुझे बताएंगे। पहला क्वेश्चन आप लोगों से, एनजीटी की स्थापना कब की गई? बेटा केवल वर्ष बोल दो, कौन सा वर्ष था? वर्ष 2010 में कौन से अधिकरण की स्थापना? इस एनजीटी का उद्देश्य क्या था? वन संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण पर सुनवाई। इसका हेडक्वार्टर, मुख्यालय कहां पर है? इसके कितने रीजनल ऑफिस है? कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और हेडक्वार्टर कहां है? किसका? कब स्थापना हुई? तो इस एनजीटी पे फोकस रखिएगा, ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है। एक लास्ट लाइन लिखेगा एनजीटी में कुल 20 सदस्य होते हैं। एनजीटी में कुल 20 मेंबर्स होते हैं, 20 सदस्य होते हैं, कुल 20 सदस्य होते हैं। इस
न्यायालय के द्वारा या इस अधिकरण के द्वारा, बाय दिस ट्रिब्यूनल, इस अधिकरण के द्वारा इन्वायरमेंटल लॉज को तोड़ने वाले, पर्यावरणीय कानूनों को तोड़ने वाले, पर्यावरणीय कानूनों को तोड़ने वाले, पर्यावरणीय कानूनों को तोड़ने वालों के लिए, पर्यावरणीय कानूनों को तोड़ने वालों के लिए 3 साल तक की सजा, 3 साल तक की सजा, 3 साल तक की सजा और 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना, और 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना। 10 करोड़, ये 10 करोड़ को अंडरलाइन कर लेना है, ध्यान से रहना चाहिए, आपके पेपर में आने की पॉसिबिलिटी रहती है इसकी। 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। ठीक है, अब एक फोकस और कीजिएगा बेटा, जब राष्ट्रीय हरित अधिकरण की बात करते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात करते हैं, एग्जामिनर आप लोगों से एक और क्वेश्चन पूछता है। वो क्वेश्चन है आप लोगों का कि जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण है, इसको निम्नलिखित में से कौन से कोर्ट के बराबर, कौन से न्यायालय के बराबर दर्जा प्राप्त है, स्टेटस मिला हुआ है? तो आंसर होगा हाई कोर्ट। किसके बराबर बेटा? तो ये जो एनजीटी होगा, एनजीटी इज इक्वल टू हाई कोर्ट, या हाई कोर्ट से कम नहीं है। ये क्वेश्चन काम का ही, से नोट बना के लिखेगा। लास्ट क्वेश्चन होगा एनजीटी का, लिखेगा एनजीटी को, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को उच्च न्यायालय के बराबर स्तर प्राप्त है। हाई कोर्ट लेवल, उच्च न्यायालय के बराबर स्तर प्राप्त है, स्टेटस प्राप्त है, उच्च न्यायालय के बराबर दर्जा प्राप्त है, दर्जा प्राप्त है, दर्जा प्राप्त है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने सभी ने लिख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं जो आप लोगों के इस पार्ट से बन सकते हैं। मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता दूं, देखो वैसे तो आप लोगों के पास 25 से 30 क्वेश्चनों का लगभग कलेक्शन आ गया होगा। कितने क्वेश्चन किसी ने लिखे हैं सीरीज में? किसी ने पॉइंट सीरीज में लिखे हैं? नहीं लिखे। चलो मैं बता देता हूं, लगभग आपके पास 25 क्वेश्चन तक का सीरीज पूरा आ गया होगा, थ्योरी में से भी अगर निकालोगे तो। जैसे एक बार फिर फोकस कर लो, इसे फोकस करने के बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों से, एनवायरमेंट पर काम करने वाली भारत की पहली प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी कौन से सम्मेलन में पहुंची? स्टॉकहोम सम्मेलन कौन से वर्ष हुआ? स्टॉकहोम सम्मेलन कौन से देश में हुआ? स्वीडन के स्टॉकहोम सम्मेलन का विषय क्या था? पर्यावरण संरक्षण पर विश्व के पहले सम्मेलन का नाम बताएं। स्टॉकहोम सम्मेलन में इंडिया का रिप्रेजेंटेशन किसने किया? इंडिया में एनवायरमेंट पे सबसे ज्यादा काम किसने किया? इंडिया की पहली फॉरेस्ट पॉलिसी कौन से वर्ष आई? इंडिया में वन और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया? 1972 के वन और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के द्वारा सबसे पहले कौन से जीव को संरक्षित किया गया? टाइगर रिजर्व कब शुरू हुआ? लिखा नहीं आपने, अब लिख ले, लिखेगा। वर्ष 1973 में, 1973 में, वर्ष 1973 में, 1973 में सबसे पहले टाइगर को रिजर्व किया गया, टाइगर को आरक्षित किया गया, टाइगर को रिजर्व किया गया टाइगर को रिजर्व किया गया। ठीक है, इसके अलावा और भी अन्य जीवों को रिजर्व किया गया, उनके बारे में भी डिस्कशन कर लेंगे, लेकिन आप लोग फिर फोकस करो, वहीं पे वापस आ जाओ। सबसे पहले कौन से जीव को रिजर्व किया गया? अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल राज्य को यह कर्तव्य देता है कि वो वन और वन्य जीवों का संरक्षण करेगा? आर्टिकल 48A को कौन से अमेंडमेंट से जोड़ा गया? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे बड़ा संशोधन कौन सा है? 42वां संविधान संशोधन कौन से वर्ष हुआ? क्या 42वें संविधान संशोधन का संबंध एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन से भी था? हाँ या ना? नोट नंबर नेक्स्ट लिखिएगा। संविधान के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा
42वें संविधान संशोधन के द्वारा, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आर्टिकल 48A को जोड़ा गया, आर्टिकल 48A को जोड़ा गया, आर्टिकल 48A को जोड़ा गया, जिसमें राज्य को यह कर्तव्य दिया गया, जिसमें स्टेट को, राज्य को यह कर्तव्य दिया गया कि वह पर्यावरण संरक्षण, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, कि वह पर्यावरण संरक्षण और वन व वन्यजीव संरक्षण से संबंधित, वाइल्ड एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन से रिलेटेड, पर्यावरण संरक्षण और वन व वन्यजीव संरक्षण से संबंधित उचित कानून बनाएगा, रीजनेबल लॉज बनाएगा, पर्यावरण संरक्षण व वन और वन्यजीव संरक्षण से संबंधित उचित कानून बनाएगा, उचित कानून बनाएगा, रीजनेबल लॉज बनाएगा, उचित कानून बनाएगा। तो ये उचित कानून बनाने के लिए जो पावर है ये किसको दी गई है? ड्यूटी किसको? पावर नहीं है बेटा, ड्यूटी है। क्या है? ड्यूटी। किसको दी गई है? तो मिल गई राज्य को ये ड्यूटी। अब राज्य वन और वन्यजीव संरक्षण से संबंधित कानून बना सकता है अपनी ड्यूटी के अंतर्गत। कौन से आर्टिकल के अनुसार बेटा? आर्टिकल 48। कौन से अमेंडमेंट से जुड़ा? ठीक है। अब जो ऑनलाइन बच्चे हैं बेटा, आप लोगों का बीच का जो पार्ट इंटरनेट की वजह से रुक गया था वो सारा अपलोड हो जाएगा, मैंने रिकॉर्ड कर रखा है। तो आप लोगों को बीच की जो क्लास छुट्टी है वो एज इट इज मिल जाएगी। अभी जहां से मैं पढ़ा रहा हूं यहीं से कंटिन्यू कर लो। बीच का पार्ट जो 15 मिनट का आपका छूटा था वो आपको मिल जाएगा एज इट इज। सुन लीजिएगा एक बार फिर से। आप लोगों ने 1976 को भी देख लिया। अब 1980 में एक और एक्ट आया था, आपको बताया गया। वो कौन सा एक्ट था? वो था वन संरक्षण अधिनियम। कौन सा था बेटा? और वन संरक्षण अधिनियम जब आया तो वन संरक्षण अधिनियम के लाने के समय देश में प्रधानमंत्री के रूप में कौन दिखाई दी? श्रीमती इंदिरा गांधी। ये भी आप लोगों के लिए काम का पॉइंट है। 1984 तक, 1984 तक, जब तक श्रीमती इंदिरा गांधी जिएंगी, एनवायरमेंट के लिए काम करती रहेंगी। सब कुछ आपके लिए काम का है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़िए, पैराग्राफ चेंज कीजिएगा। पैराग्राफ चेंज कीजिए। एक दो नोट लिखिएगा। नोट नंबर 1 लिखिएगा, राजस्थान का रणथंभौर वन्यजीव अभयारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। राजस्थान का रणथंभौर, राजस्थान का रणथंभौर वन्यजीव अभयारण्य रणथंभौर वन्यजीव अभयारण्य बब्बर शेर के लिए जाना जाता है। बब्बर शेर के लिए जाना जाता है। बब्बर शेर के लिए जाना जाता है। जबकि गुजरात का गिर वन्यजीव अभयारण्य, जबकि गुजरात का गिर, जबकि गुजरात का गिर वन्यजीव अभयारण्य एशियाई बब्बर शेर का सबसे बड़ा केंद्र है। एशियाई बब्बर शेर का सबसे बड़ा सेंटर है, सबसे बड़ा केंद्र है। एशियाई बब्बर शेर का सबसे बड़ा केंद्र है। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे बढ़िए, पैराग्राफ चेंज करें। लिखेगा, नंदा देवी, नंदा देवी
नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, फूलों की घाटी और फूलों की घाटी, नंदा देवी नेशनल पार्क और फूलों की घाटी का संबंध, फूलों की घाटी का संबंध किसके साथ है? उत्तराखंड राज्य के साथ है। उत्तराखंड स्टेट के, उत्तराखंड राज्य के साथ है। जबकि जबकि शांत घाटी, अच्छा पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य कहां है? जबकि शांत घाटी और पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य, पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य का संबंध केरल के साथ है। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य का रिलेशन, संबंध किसके साथ है बेटा? केरल के साथ है। ठीक है। अब देखो इसके अलावा बहुत सारे और भी वन्यजीव अभ्यारण्य है, जैसे काजीरंगा वन्यजीव अभ्यारण्य फेमस फॉर किसके लिए? एक सींग वाले गैंडे के लिए। ऐसी अलग अलग जगह पर अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग फेमस वन्यजीव अभ्यारण्य आपको मिल जाएंगे। सारे मैंने लिखवा रहा, जो चर्चाओं में थे मैंने 4 लिखवाए हैं। इन बाकी को मैं करवाऊंगा ज्योग्राफी में। कहां करवाऊंगा बेटा? ज्योग्राफी। पेपर से पहले जो खास टॉपिक है वो आपके नोट्स में आ जाएगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। अब मैं बात करता हूं बेटा इस टॉपिक से अलग हटके, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से संबंधित, वन नीति से संबंधित, या भारत गवर्नमेंट के द्वारा इसके वन के प्रोटेक्शन से संबंधित एनजीटी को लेकर जो क्वेश्चन बनने थे वो आपके नोट्स में आ चुके हैं। अब बात करते हैं 2-3 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की। तो करंट अफेयर के पार्ट को आप लोग यहां पे लिखना शुरू करें। पहले करंट अफेयर पे पहुंचिए आज के, और लिखेगा पहले करंट अफेयर में आप लोग लिखें, सुन लीजिएगा। पहले करंट अफेयर को लिखवाने से पहले मैं आपको बता दूं, अभी कुछ दिन पहले मैंने करंट अफेयर पढ़ाया था, उसमें मैंने फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप की बात की थी। और फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप की एक अपडेट रैंक जारी हुई है, और उस अपडेट रैंकिंग के अनुसार बेल्जियम ने प्रथम स्थान अपना बरकरार रखा है। पहले स्थान पे कौन आ गया है? और दूसरे स्थान पर पहुंच गया है ब्राजील। तो पहला और दूसरा प्लेस आपको याद रखना है, यह आपके लिए काम का होगा। करंट अफेयर 1 लाइन इन फैक्ट नंबर 1, जल्दी फटाफट लिखेगा फीफा फुटबॉल रैंकिंग के अनुसार, अकॉर्डिंग टू फीफा फुटबॉल रैंकिंग, फीफा फुटबॉल रैंकिंग के अनुसार, फीफा फुटबॉल रैंकिंग के अनुसार बेल्जियम प्रथम स्थान पर, बेल्जियम इज इन फर्स्ट प्लेस, बेल्जियम प्रथम स्थान पर, प्रथम स्थान पर, और ब्राजील सेकंड प्लेस पर, दूसरे स्थान पर, और ब्राजील दूसरे स्थान पर, सेकंड प्लेस पर, दूसरे स्थान पर आ गया है। दूसरे स्थान पर सेकंड प्लेस पर आ गया है, आ गया है। तो स्पोर्ट्स में हमने फुटबॉल से शुरुआत की और फुटबॉल से पहुंचेंगे क्रिकेट पर। क्रिकेट की अगर बात करें तो बहुत अपडेट इस समय अगर कोई न्यूज चल रही है तो वो है विराट कोहली को लेकर, क्योंकि आप लोगों को पता है अभी कुछ दिन में आपका वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है। और वर्ल्ड कप कौन सा होगा? T20। क्वेश्चन आप लोगों के T20 वर्ल्ड कप से एक और पूछा गया था, दिमाग में डाल दूं, कुछ बच्चों को लगेगा कि यहां से क्वेश्चन नहीं आता। ये पूछा गया था कि युवराज सिंह ने 6 छक्के T20 के कौन से वर्ल्ड कप में लगाए थे। एक क्वेश्चन ये भी आप लोगों का आ रखा है, किस बॉलर पर लगाए थे, समझ रहे कि नहीं? और 6 छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज का नाम भी आ रखा है T20 वर्ल्ड कप के दौरान, समझ रहे हैं ना? तो T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत कब से हुई, समझ रहे हैं? T20 वर्ल्ड कप का ये कौन सा संस्करण होगा? T20 वर्ल्ड कप कहां आयोजित किया जाएगा, पहला मैच कहां खेला जाएगा, और बाद में इसका चैंपियन भी आप लोग देख लेना, क्योंकि इस समय अपडेट है तो आपको पढ़ना पड़ेगा अभी। लेकिन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए यह है कि ये विराट कोहली का होगा अंतिम T20 वर्ल्ड कप, क्योंकि विराट कोहली ने कर दी है अपने संन्यास की घोषणा। विराट कोहली ने T20 वर्ल्ड कप से, बेटा सब जगह से नहीं, इतने दुखी मत हो, कुछ बच्चों के चेहरे उतर गए एकदम से। विराट कोहली ने T20 वर्ल्ड कप से इस वर्ल्ड कप के बाद संन्यास की घोषणा कर दी है। इस वर्ल्ड कप में आपको विराट कोहली नजर आएंगे, लेकिन इसके बाद T20 वर्ल्ड कप में विराट कोहली नहीं आएंगे। ठीक है, नोट कीजिए, इंपॉर्टेंट है। लिखेगा T20 वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप जो 17 अक्टूबर से
जो 17 अक्टूबर से 14 नवंबर तक चलेगा, जो 17 अक्टूबर से 14 ऑफ नवंबर 14 नवंबर तक चलेगा, 17 अक्टूबर से 14 नवंबर तक चलेगा। इस वर्ल्ड कप के बाद विराट कोहली T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। इस वर्ल्ड कप के बाद विराट कोहली T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। इस वर्ल्ड कप के बाद विराट कोहली T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। क्यों नहीं खेलेंगे ये आपको बता दिया मैंने, क्योंकि विराट कोहली ने T20 वर्ल्ड कप फॉर्मेट से क्या कर दिया है, संन्यास की घोषणा कर दी है। अब आगे बढ़ते हैं। 4 पर्सनैलिटी बैक टू बैक आपको बताऊंगा। चारों पर्सनैलिटी की अगर बात करूं तो एक पर्सनैलिटी का नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, एक पर्सनैलिटी का नाम है अटल बिहारी वाजपेयी, एक पर्सनैलिटी का नाम है मोरारजी देसाई और एक पर्सनैलिटी का नाम है लाल बहादुर शास्त्री। 4 प्रधानमंत्री आपके देश के चुन चुन के छाट छाट के लाए हूं आप लोगों को, क्योंकि चारों ही गैर कांग्रेसी हैं, याद रखिएगा। और चारों गैर कांग्रेसी का मतलब समझ गए ना। वर्तमान में किसकी सरकार है, बीजेपी। बीजेपी से रिलेटेड 2 हैं, एक बीजेपी के पुराने संस्करण पे जनता दल पे अटके हुए हैं और एक पहले जाओगे तो व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री 1964-65 में आप लोगों को दिखाई देंगे। अगर मैं लाल बहादुर शास्त्री की बात करूं तो इनके बारे में कई बार जिक्र आप लोगों के सामने आ चुका है, क्योंकि हम क्लास में कभी भी नारा लगा देते हैं जय जवान जय किसान का, तो वो जय जवान जय किसान का नारा दिया किसने था, लाल बहादुर शास्त्री। यूपी पुलिस 2018 आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था कि वर्ष 1964 में अमूल आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड कर्मचारियों की समस्या को सुनने के लिए गुजरात के आनंद नाम के स्थान का दौरा किसने किया था, तो आंसर था लाल बहादुर शास्त्री। ये क्वेश्चन जो आप लोगों को अटपटे लगते हैं और पेपर में नहीं आते, ये हमारे नोट्स में सारे मिलेंगे बेटा, ठीक है। तो याद रखिएगा लाल बहादुर शास्त्री से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है, मोरारजी देसाई से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है, और साथ के साथ आप लोगों को बताया अटल बिहारी वाजपेयी, बीजेपी या भारतीय जनता पार्टी के वो प्रधानमंत्री, वो प्राइम मिनिस्टर जिस व्यक्ति का अपोजिशन भी विरोध नहीं करता था, एक व्यक्तित्व के रूप में एज अ पर्सनैलिटी। और अटल बिहारी वाजपेयी से जुड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में इनको मिला है भारत का सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न और पद्म विभूषण। तो ये भारत रत्न और पद्म विभूषण से भी सम्मानित है, ठीक है। और तीसरा जो वर्तमान प्रेजेंट प्रधानमंत्री की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री हैं आपके नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जिनका अभी रिसेंटली बर्थडे था। तो चारों के जन्म दिवस लिखवा दूं आप लोगों को, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस 25 दिसंबर को आपकी भारत सरकार ने सुशासन दिवस, गुड गवर्नेंस डे भी घोषित किया गया है। तो क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है कि भारत में सुशासन दिवस कब मनाया जाता है। नोट कीजिए, लिखे, कोई हेडिंग डालने की जरूरत नहीं है। नोट नंबर 1, 17 सितंबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस है, बर्थडे है। सेकंड पॉइंट, 25 दिसंबर वर्ष 1924 को, इनका वर्ष भी लिखवा रहा हूं क्योंकि ऊपर जा चुके हैं। 25 दिसंबर वर्ष 1924 को अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म हुआ था। इनका जन्मस्थल ग्वालियर है। सबके नहीं लिखवाऊंगा मैं, जो काम का उसका लिखवाऊंगा सिर्फ। इनका जन्मस्थल क्या है बेटा, ग्वालियर है। इनका जन्मस्थल ग्वालियर है। भारत रत्न और पद्म विभूषण से सम्मानित प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री थे। भारत रत्न और पद्म विभूषण से सम्मानित रहे। भारत रत्न और पद्म विभूषण से सम्मानित रहे।
एक लाइन आखिरी ऐड कीजिएगा। इनके जन्म दिवस 25 दिसंबर को, इनके बर्थडे 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है, गुड गवर्नेंस डे, सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है, सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़िए, बात करते हैं मोरारजी देसाई की। मोरारजी देसाई 1977 के लास्ट में इनको प्रधानमंत्री का पद मिल गया था। 78 में भी यही प्रधानमंत्री रहे थे। इन्होंने अपने जीवन में बुक इनके ऊपर लिखी गई बेटा, जो बुक इन्होंने खुद लिखी, इनकी बायोग्राफी आप लोग कह सकते हैं, और पेपर में यूपीएससी आईएएस में ये स्टेटमेंट में पूछी जा चुकी है। बुक स्टेटमेंट में लिखी थी, यह दिया गया स्टेटमेंट था, स्टोरी ऑफ माई लाइफ। स्टोरी ऑफ माई लाइफ का संबंध कौन से भारतीय प्रधानमंत्री के साथ है? मोरारजी देसाई। नोट कीजिए, लिखिएगा, डेट के साथ लिखिएगा, 29 फरवरी। आपको पता है फरवरी 28 का होता है, लेकिन ये बड़ा रेयर डे है। लिखिए 29 फरवरी 29 ऑफ फेब, वर्ष 1896 को मोरारजी देसाई का जन्म हुआ। मोरारजी देसाई का जन्म हुआ। मोरारजी देसाई का जन्म हुआ। जनता पार्टी के कार्यकाल में, ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ जनता पार्टी के कार्यकाल में ये देश के प्रधानमंत्री रहे। जनता पार्टी के कार्यकाल में ये देश के प्राइम मिनिस्टर रहे, प्रधानमंत्री रहे, इनसे संबंधित पुस्तक, हेलो, अभी आया तो 5 मिनट के लिए, फिर आपके बच्चे कनेक्ट हुए, चला गया। आप अगर चाह रहे हैं तो हमारे क्लास में आ रहे हैं, एक एडमिशन हमारा लगभग 2,500 का 10 लाख का नुकसान नहीं चल रहा। आप क्या इनसे संबंधित पुस्तक स्टोरी ऑफ माई लाइफ। स्टोरी ऑफ माई लाइफ, स्टोरी ऑफ माई लाइफ लिख लिया बेटा। चलिए नेक्स्ट, फटाफट लिखें अगला पॉइंट, लास्ट पॉइंट है। 3 प्रधानमंत्री लिख चुके हैं, चौथा लिखिए। 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर वर्ष 1904 को, 2 अक्टूबर वर्ष 1904 को, 1904 को लाल बहादुर शास्त्री का जन्म हुआ। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म हुआ। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म हुआ। देश के प्रधानमंत्री के रूप में, एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंट्री, देश के प्रधानमंत्री के रूप में, देश के प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने 1964 में गुजरात के आनंद नाम के स्थान का दौरा किया। विजिट अ प्लेस नेम्ड आनंद इन गुजरात। गुजरात के आनंद नाम के स्थान का दौरा किया। आनंद नाम के स्थान का दौरा किया, विजिट किया, और अमूल कर्मचारियों की समस्याओं को सुना। अमूल दूध आता है ना बेटा, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड इसकी फुल फॉर्म होती है। और अमूल कर्मचारियों की समस्याओं को सुना, और अमूल कर्मचारियों की समस्याओं को सुना। एक और पॉइंट ऐड कीजिए, लिखेगा जय जवान जय किसान का नारा। जय जवान जय किसान का नारा भी लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया।
नहीं पक्का 1 बजे मैं आ रहा हूँ आपके पास पक्का। क्या लिखा? जय जवान जय किसान का नारा भी इन्हीं के द्वारा दिया गया। एक वर्ड और मैं आप लोगों को दे दूं बेटा, ये थोड़े काम के हैं तो इसलिए इनके लिए आप एक वर्ड यूज करेंगे। इन्हें कहा जाता था मैन ऑफ पीस, शांति। ये पीस की स्पेलिंग गलत हो तो सही कर लेना, लिखेगा इन्हें मैन ऑफ पीस, इन्हें मैन ऑफ पीस भी कहा जाता है, मैन ऑफ पीस भी कहा जाता है। तो मैन ऑफ पीस किसे कहा जाता है? आज के बाद मैं पूछूं तो आप लोगों का आंसर आना चाहिए, ठीक है। और इनका बर्थ प्लेस मुगल सराय है। क्या नाम है? मुगल सराय। बर्थ प्लेस लिखना चाहो मुगल सराय लिख सकते हो, बाकी पार्ट को आज के यहीं छोड़ दो। 5 मिनट में कॉन्स्टिट्यूशन शुरू कर रहे हैं। अच्छा, ये जो क्लास आप लोग पढ़ रहे हैं, अब इस क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें समझ में आ रही है कि नहीं? फायदा सबको है कि केवल यूपीएसआई वालों को है? अरे यूपीएसआई वालों को तो है ही है, क्योंकि उनका मूल विधि चल रहा है। लेकिन क्या जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वालों को फायदा नहीं है? फायदा है तो उठाओ। विविध मिसलिनियस कौन पढ़ा रहा है सब्जेक्ट? कोई नहीं पढ़ा रहा। लोग बात तो 1-1, 2-2 टॉपिक पे लाके सब्जेक्ट को खत्म कर देते हैं, समझ रहे हैं ना। आप इंस्टीट्यूशनों में जाके देखो, टीचर का जो सब्जेक्ट परफेक्ट है, अगर उससे हिस्ट्री आती है तो वो घुमा फिरा के हिस्ट्री शुरू करता रहता है, समझ रहे हो ना। अगर उससे इकोनॉमिक्स आती है तो वो घुमा फिरा के इकोनॉमिक्स शुरू करता रहता है। कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा है तो घुमा फिरा के कॉन्स्टिट्यूशन शुरू करता रहता है। इसके अलावा आगे बढ़ नहीं पाता, है ना। तो इस चीज का फायदा उठाओ। और एक चीज और सुन लो, सुबह 7 बजे से, जल्दी ही सुबह 7 बजे से परमानेंट, सुबह 7 बजे से परमानेंट एक मैथ्स का बैच बनने वाला है, ठीक है। जो भी बच्चा डेमो करने का इच्छुक है, डेमो नहीं, मेरी बात सुनो, डेमो तो छोड़ दो, मुझे जरूरत नहीं है उस टीचर की डेमो कराने की। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा आप लोगों से कि कल 9 बजे से 12 बजे तक आपके मैथ का एक पूरा टॉपिक कम से कम 150 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस के साथ मैं कल करवा रहा हूं। मोहित चौधरी सर आपको पढ़ाएंगे, केडी कैंपस और पैरामाउंट के साथ लगभग पिछले 8 साल से जुड़े हैं, ठीक है। तो मोहित चौधरी सर कल 9 से 12 फ्री क्लास है एकदम, मैथ्स का पूरा एक टॉपिक। और टॉपिक या तो आप लोगों का टाइम एंड वर्क रहेगा या पानी और टंकी, मुझे नहीं पता, उन्होंने यही बोला था मुझसे। अभी बाकी वो बता देंगे, मेरे पास मैसेज आ जाएगा, आप लोगों से परिचय भी करवा दूंगा। तो कोई बच्चा, कितने बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं? कितने बच्चे एक टॉपिक को एक दिन में खत्म करके 4 क्वेश्चन और 7 से 8 क्वेश्चन नंबर आपने फिक्स करना चाहते हैं? जो कल आएंगे वो फिक्स बच्चे वही, चाहे 4 बच्चे हाथ उठाओ 1 उठाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो होने चाहिए जो कल बच्चे। चलिए, जितने बच्चे हैं ये कल होने चाहिए 9 से 12। तुम लोगों के लिए स्पेशल क्लास इस हफ्ते लगवा दूंगा, एक टॉपिक खत्म। और अगर तुम लोगों ने कल फीडबैक अच्छा दे दिया तो अगले संडे 2 टॉपिक खत्म करवा दूंगा, मैथमेटिक्स के 2 टीचर्स को बुला के, समझ रहे हो। मुझे कोई मैथ की फीस नहीं दे रहे तुम लोग, लेकिन मुझे क्या दिख रहा है? पेपर दिख रहा है, तुम्हारा सिलेक्शन दिख रहा है। और मोहित सर ने भी मुझे यही बोला है कि सर प्रैक्टिस बैच में भी अगर बच्चों को प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताओ, प्रैक्टिस बैच में मैं ऐसे ही पढ़ा दूंगा। इसीलिए मैंने जो मेरी 1500 रुपए की जीएस की फीस थी प्रैक्टिस बैच की, उसमें मैथ्स भी इंक्लूड कर दिया है। 1500 रुपए वाला जो प्रैक्टिस बैच है उसमें नाम लिखवा देना नीचे जिसे करना है। बाकी 5 मिनट में कॉन्स्टिट्यूशन शुरू कर रहे हैं।